ओके, अगर हम स्प्लाइसिंग की बात करते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो प्री एमआरएनए होता है, प्री आरआरएनए जो होता है, उसमें से हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं जो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करती हैं। तो इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना ही स्प्लाइसिंग बोलते हैं। उसके बाद सिर्फ हमारे पास कोडिंग पोर्शन बचता है एंड हमारा मैच्योर आरएनए जो है वो बन जाता है। तो बेसिकली आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है? इंट्रॉन्स का रिमूवल करना। इंट्रॉन्स के ऊपर आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, उसका मैं लिंक डाल दूंगी नीचे, ठीक है। तो जो इंट्रॉन्स है ना वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्री एमआरएनए की बात करें, एमआरएनए की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर जो इंट्रॉन्स होते हैं वो जीयूएजी इंट्रॉन्स होते हैं, बहुत कॉमन। एयूएसी इंट्रॉन भी होते हैं, रेयर होते हैं, बट मोस्टली जीयूएजी इंट्रॉन्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? प्री एमआरएनए के अंदर। तो हम इनका रिमूवल देखेंगे कि कैसे होता है जीयूएजी इंट्रॉन्स का, क्योंकि अभी हम एमआरएनए की प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं। और दूसरा जो इंट्रॉन होता है वो होता है ग्रुप 1 इंट्रॉन, जो कि हम किस में देखते हैं? प्री आरआरएनए में देखते हैं। सो जो प्री राइबोसोमल आरएनए जब बनता है उसमें जो इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ग्रुप 1 इंट्रॉन होते हैं। इसकी भी हम देखेंगे कि इसकी स्प्लाइसिंग कैसे होती है, ये कैसे हम रिमूव करते हैं। उसके बाद प्री टीआरएनए की अगर हम बात करें, प्री टीआरएनए में जो इंट्रॉन होते हैं वो प्री टीआरएनए इंट्रॉन ही होता है। इसकी स्प्लाइसिंग बहुत सिंपल है। एंड अगर हम ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, ऑर्गेनल्स के अंदर दोनों तरह के इंट्रॉन मिलते हैं, ग्रुप 1 इंट्रॉन एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन, एंड एक टू इंट्रॉन भी मिलता है। तो हम यहाँ पे जो है अभी हम स्प्लाइसिंग देखने वाले हैं। एक तो जीयूएजी इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग देखेंगे कि कैसे इसको रिमूव करते हैं, ग्रुप 1 इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग देखेंगे जो आरआरएनए में होता है, एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की जो ऑर्गेनल में होता है। सो ऑर्गेनल में दोनों होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं जीयूएजी इंट्रॉन से कि जीयूएजी इंट्रॉन्स को हम कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। इंट्रॉन की सीक्वेंस जो है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को रेगुलेट करता है, विच इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ प्रोटीन डाइवर्सिटी। जो प्रोटीन में इतनी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से देखने को मिलती है, बट इंट्रॉन्स उसको रेगुलेट करता है। जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है इंट्रॉन्स। और जो इंट्रॉन्स हमारे 5 प्राइम और 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, दे अफेक्ट नॉनसेंस मीडिएटेड डीके, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रॉन्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जीयूएजी इंट्रॉन्स का रिमूवल जो है वो कैसे होता है। देखो ये हमारा डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, हमारा क्या है? दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर हमारे पास क्या है? ये इस तरीके का सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम इससे एमआरएनए बनाएंगे, इसका क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एंड इससे हमने क्या बना लिया है? ये अपना हमने एमआरएनए बना लिया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एमआरएनए बन गया है। अब एमआरएनए पे ये यहाँ पे होता है जीयूएजी इंट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसका जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, हमारा क्या बन गया? एमआरएनए। सी की जगह जी आ गया, ए की जगह यू आ गया, क्योंकि ये एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड काम कर रहा है, एंड ये हमारा एमआरएनए बन चुका है। ये हमारा क्या है? दिस इज प्री एमआरएनए। तो प्री एमआरएनए यानी कि अभी इसके ऊपर इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कौन से इंट्रॉन होते हैं? जीयूएजी इंट्रॉन्स इनको बोलते हैं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, यहाँ पे एक्सॉन प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम एक्सॉन होता है यहाँ पे, देन यहाँ पे जीयू होता है, देन यहाँ पे बीच में एक ब्रांच पॉइंट होता है, ए होता है ब्रांच पॉइंट पे, देन एजी इधर होता है। तो इसी को हम बोलते हैं जीयू एजी इंट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, जीयू इस साइड होगा, एजी इस साइड होगा, एंड ये ए बीच में ब्रांच पॉइंट होता है। यहाँ पे जो साइट होती है एक्सॉन और इंट्रॉन के बीच में, यहाँ पे जो ये साइट होती है इसको हम बोलते हैं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, एंड ये वाली जो साइट होती है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट होती है, ठीक है। इसको हम प्री एमआरएनए बोल रहे हैं। अब हम इसका रिमूवल देखते हैं कि कैसे होता है। जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट अभी हमने देखी उसको हम डोनर साइट भी बोलते हैं, एंड 3 प्राइम स्प्लाइस साइट को हम एक्सेप्टर साइट भी बोलते हैं। पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं, उसके बाद हम रीड करेंगे, ठीक है। पहले डायग्राम समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, ये हमारा इतना इंट्रॉन है, हमें पता है इतना क्या है हमारा, ये इंट्रॉन है, जीयूएजी इंट्रॉन होता है, बीच में ये ब्रांच पॉइंट होता है ए, ये हमारी 5 प्राइम स्प्लाइस साइट होती है। यानी कि जो एक्सॉन होता है ना, एक्सॉन का पहला यहाँ एक्सॉन का ये वाला न्यूक्लियोटाइड होता है, इंट्रॉन का ये न्यूक्लियोटाइड होता है। सो यहाँ पे ये वाली होती है हमारी 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, एंड ये होती है हमारी 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। इस साइड भी एक्सॉन होता है,
3' एक्सॉन होता है, इस साइड हमारा 5' एक्सॉन होता है, बीच में ये इंट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसका रिमूवल देखते हैं कैसे होता है। देखो जो ये यहाँ पे बीच में जो ये ए प्रेजेंट होता है ना, एडिनिन जो प्रेजेंट होता है, एडिनोसिन होता है ये, ठीक है यहाँ पे, तो इसके पास जो है शुगर होता है, हमें पता है शुगर बेस एंड फॉस्फेट का मिलके बनता है ना न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोटाइड है ए। ठीक है, तो ए जो होता है इसके बाद शुगर के जो 2' पे सेकेंड कार्बन की जो शुगर होती है उस पे OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड कार्बन पे जो OH है ना, वहाँ का जो ये ऑक्सीजन होता है, OH जो होता है, ये अटैक करता है 5' स्प्लाइस साइट पे। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो ब्रांच पॉइंट पे जो हमारा ए प्रेजेंट है, उसका जो सेकेंड कार्बन होता है शुगर का, उसका OH जो होता है वो अटैक करता है 5' स्प्लाइस साइट पे। ठीक है, और जैसे ये 5' स्प्लाइस साइट पे अटैक करता है तो यहाँ से ये जो GU होता है ना, GU ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा ए के साथ, यानी कि यहाँ पे जब ये कट करेगा इसको, यहाँ पे 5' था, नहीं यहाँ पे जब ये कट करता है तो इस वाले न्यूक्लियोटाइड का 3' OH जो है वो फ्री हो जाता है, 3' OH एक्सपोज हो जाता है इस वाले न्यूक्लियोटाइड का, एंड यहाँ से ये जो GU होता है ये यहाँ पे G इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। G जो है यहाँ पे क्या बना लेता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है GU। तो ठीक है, देखो ए हमारा क्या है, ब्रांच पॉइंट है, ब्रांच पॉइंट ने अटैक किया है, ब्रांच पॉइंट का जो सेकेंड कार्बन पे OH है उसने अटैक किया 5' स्प्लाइस साइट पे। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा GU प्रेजेंट था, ये G जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, यानी कि इस 2' O के साथ, एंड G का क्या होगा, 5' फॉस्फेट जो होगा, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है, एंड 5' स्प्लाइस साइट पे 3' OH फ्री हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये इस पे अटैक कर देता है। अब जो 5' स्प्लाइस साइट का ये 3' OH होता है, ये यहाँ पे अटैक करता है किस पे, 3' स्प्लाइस साइट पे। जैसे ये यहाँ पे 3' स्प्लाइस साइट पे अटैक करता है तो ये हमारा जो इंट्रॉन है ये तो रिमूव ही हो जाएगा इंट्रॉन, और ये इंट्रॉन जो है लैरिएट फॉर्म में रिमूव होता है, एंड ये जो है एक्सॉन दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, इनके बीच में भी क्या बन जाता है, इसका 3' O एंड इसका 5' फॉस्फेट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है, 5' 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, देखो इंट्रॉन्स जो है वो हमारा रिमूव हो गया है, इंट्रॉन ऐसे लैरिएट फॉर्म में रिमूव हो जाता है, एंड एक हमारा एक्सॉन बन जाता है, स्प्लाइस्ड एक्सॉन आ गया। तो ये जो इंट्रॉन लैरिएट फॉर्म में रिमूव हुआ है, देखो ये एक ब्रांच पॉइंट जो है ये 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड होंगे ना, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसका यहाँ पे बन रहा है, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, और एक ये बनता है 5' से 2' के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। सो ये जो ए है यहाँ पे तो 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इस साइड भी 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, एंड यहाँ पे नीचे 2' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि इसका 2' अटैक करता है, तो ए के तीनों साइड 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये कवर रहता है ए जो ब्रांच पॉइंट होता है, एंड ये हमारा पूरा इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है। और ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये कौन करा रहा है, स्प्लाइसोसोम करा रहा है, विच इज़ अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अभी हमने ये मैकेनिज्म देखा है, ये हो रहा है, लेकिन इसमें स्प्लाइसोसोम इन्वॉल्व रहता है, उसका भी हम इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। देखो जो ये ब्रांच पॉइंट होता है ये 15 to 50 न्यूक्लियोटाइड का होता है, एंड ये अपस्ट्रीम होता है 3' स्प्लाइस साइट के। अब हम स्प्लाइसिंग देखते हैं इसकी GU AJ इंट्रॉन की। ये स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड होता है, इन विच जहाँ पे 2 ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है, 2 ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। जो पहली ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है उसमें हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है 2' कार्बन पे ब्रांच पॉइंट के, यहाँ पे देखा ना ब्रांच पॉइंट का 2' कार्बन पे सेकेंड कार्बन पे जो OH होता है ये अटैक करता है सेकेंड प्राइम कार्बन ब्रांच पॉइंट का, एंड जो 5' स्प्लाइस साइट होती है यहाँ पे इनके बीच में। सो उसके बाद क्लीवेज हो जाता है, 5' स्प्लाइस साइट का क्लीवेज होगा, एंड इनके बीच में क्या बन जाएगा, 5' 2' यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ये पहली ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हुई। जो सेकेंड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अटैच टू द 3' कार्बन ऑफ द एक्सॉन,
एंड 3' स्प्लाइस साइड। यहाँ पे जो हमारा ये 3' OH होता है, इसका अटैक होता है किस पे, 3' स्प्लाइस साइड पे ये अटैक करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बनता है 5' to 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो इसका जो 3' पे जो कार्बन होता है, 3' पे OH होता है इसके एक्सॉन के। देखो एक्सॉन के 3' पे हम OH की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम आरएनए पढ़ रहे हैं और आरएनए में तो 2 और 3 दोनों पे ही OH प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए एक्सॉन का जो 3 कार्बन होता है शुगर का, उसका OH अटैक करता है 3' स्प्लाइस साइड पे। ये होती है सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो देख लो, पहली ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ब्रांच पॉइंट और 5' स्प्लाइस साइड के बीच में हुई। दूसरी ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन 5' स्प्लाइस साइड और 3' स्प्लाइस साइड के बीच में हुई। उसके बाद 3' स्प्लाइस साइड का भी क्लीवेज हो जाता है एंड फॉर्मेशन हो जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और हमारा इंट्रॉन जो है वो लैरिएट फॉर्म में रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि जो GUAG इंट्रॉन्स होता है ये कैसे रिमूव होता है, ठीक है। तो इसमें यही गिवन है कि ये लैरिएट फॉर्म में पूरा हमारा इंट्रॉन रिमूव हो गया एंड ये हमारा एक्सॉन बचा हुआ है। इंट्रॉन रिमूव इन द फॉर्म ऑफ लैरिएट फॉर्म बोलते हैं इसको, जो ये इस फॉर्म में रिमूव होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्प्लाइसोसोम कैसे इस वाले प्रोसेस को मीडिएट कर रहा है, ठीक है। स्प्लाइसोसोम जो होता है ये एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, यानी कि RNA और प्रोटीन दो का मिलके बना हुआ होता है। RNA स्प्लाइसिंग जो होती है इस परफॉर्म बाय अ लार्ज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, स्प्लाइसोसोम परफॉर्म करता है ये RNA स्प्लाइसिंग। एंड जो ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमने अभी ऊपर पढ़ी है ना जस्ट, ये कौन मीडिएट करता है, यही मीडिएट करता है स्प्लाइसोसोम न्यूक्लियस में। तो ये जो ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम देख रहे हैं कि प्री mRNA से जो हमने इंट्रॉन रिमूव किए हैं, GUAG इंट्रॉन, ये स्प्लाइसोसोम ही रिमूव कराता है। अब ये स्प्लाइसोसोम कैसे रिमूव कराता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये 150 प्रोटीन्स का मिलके बना हुआ होता है और इसके अंदर कुछ SNRNAs होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस RNA जिसको बोलते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस RNA, जैसे U1 U2 U4 5 6 एंड ये सारे SNRNAs प्रेजेंट होते हैं। एंड ये याद रखना, ये जितने भी U1 U2 U4 एंड U5 होते हैं, सारे SNRNAs जो होते हैं RNA पॉल 1 सेकेंड जो होता है RNA पॉल 2, इनको जो है ट्रांसक्राइब करता है RNA पॉल 2। लेकिन जो U6 SNRNA होता है इसको जो है RNA पॉल 3 ट्रांसक्राइब करता है। इसका हमने प्रोमोटर भी देखा था अलग से, RNA पॉल 3 जो कि स्पेसिफिकली tRNA को करता है, U6 SNRNA को करता है, 5S rRNA को करता है, ठीक है। वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो याद रखना कि RNA पॉल 2 जो होता है वो जितने भी ये U1 U2 U4 U5 SNRNAs होते हैं इनको ट्रांसक्राइब करता है RNA पॉल 2 एंड U6 को RNA पॉल 3 ट्रांसक्राइब करता है। ये स्प्लाइसोसोम इन्हीं का मिलके बना हुआ होता है। और ये जितनी भी ये स्प्लाइसिंग रिएक्शन कराता है ना स्प्लाइसोसोम, यहाँ पे हमें ATP का यूज़ लगता है, ATP हाइड्रोलाइज होता है यहाँ पे, तो एनर्जी चाहिए होती है इसको, ATP का यूज़ ये ज़रूर करता है। तो मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ स्प्लाइसोसोम आर परफॉर्म बाय इट्स RNA कॉम्पोनेंट रादर देन प्रोटीन। ज़्यादातर फंक्शन ये RNA कॉम्पोनेंट ही करते हैं, जितने भी ये U1 है SNRNAs, यही इसका मोस्टली जो काम है वो करते हैं। ईच ऑफ दीज RNAs बिटवीन, और हर एक ये RNA जो है U1 U2 U4 जितने भी हम ये RNA देख रहे हैं, ये 100 से 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमको ये याद रखना है कि ये ATP का यूज़ करता है एंड जितना भी फंक्शन होता है इसका मोस्टली RNA ही करता है। एंड हर एक RNA जो इसका है, ये U1 U2 U4 U5 U6 जितने भी RNAs होते हैं सब 100 से 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। और जो ये SNRNA प्लस प्रोटीन है ना, ये आपस में मिलके हम इनको स्नर्प भी बोलते हैं, SNRNP और ऑल्सो कॉल्ड स्नर्प, ठीक है। सो SNRNA एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, SNRNP, और हम स्नर्प भी बोल देते हैं, ठीक है। सो इसलिए इसके पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन बोल देते हैं। और किजाल बॉडी जो होता है ये वो जगह होती है, इट इज़ द सेंटर ऑफ, जहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है इन SNRNAs का और SNRNP की जो ये असेंबली होती है। सो किजाल बॉडी वो जगह होती है जहाँ पे SNRNA जो हमारे होते हैं इनका क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है किजाल बॉडी में। ये न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, ठीक है, किजाल बॉडीज। और SR प्रोटीन्स, इसके जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये स्प्लाइसिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं
इसके जो प्रोटीन्स होते हैं हमने देखा था कि 150 प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, स्प्लाइसोसोम के अंदर। इसके प्रोटीन के पास ना 2 डोमेन होते हैं। एक होता है इसके पास RS डोमेन, R मतलब अमाइनो एसिड, आर्जिनिन को हम R से डिनोट करते हैं। एंड एक इसके पास होता है S डोमेन, S से हम सीरीन को डिनोट करते हैं। तो इसके पास RS डोमेन होता है, आर्जिनिन एंड सीरीन। सो दिस डोमेन इन्वॉल्व इन प्रोटीन इंटरैक्शन। ठीक है, ये वाला जो डोमेन होता है ना SR प्रोटीन का, जो ये इनके प्रोटीन्स होते हैं, इसका जो RS डोमेन होता है ये प्रोटीन इंटरैक्शन में इन्वॉल्व होता है। एंड जो दूसरा डोमेन होता है वो RNA बाइंडिंग डोमेन होता है प्रोटीन का, जो इन RNA से बाइंड करता है। तो एक प्रोटीन इंटरैक्शन में इन्वॉल्व है, एक RNA से बाइंड कर रहा है। ये एज अ स्प्लाइसिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं SR प्रोटीन। तो ये हमने एक स्प्लाइसोसोम के बारे में ओवरव्यू देख लिया कि ये RNA और प्रोटीन का मिलके बना हुआ होता है। इसके कॉम्प्लेक्स को हम SNRP या SNRNP भी बोल देते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। एंड जितने भी RNA होते हैं इनकी लेंथ इतनी होती है। SR प्रोटीन जो होते हैं इनके पास 2 डोमेन होते हैं, RS डोमेन जो प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, एंड दूसरा डोमेन RNA बाइंडिंग डोमेन। इनकेज़ाल बॉडी वो जगह होती है जहाँ पे इनका जो SNRNA इनका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। तो अभी जो हमने GUAG इंट्रॉन देखे कि वो कैसे रिमूव हो रहे हैं, वो स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड होते हैं। स्प्लाइसोसोम कैसे रोल प्ले कर रहा है इसमें वो हम देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि इंट्रॉन कैसे रिमूव होते हैं। 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शंस होती है इनके अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है ना ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं। पहला E कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद इसके अंदर A कॉम्प्लेक्स बनता है, देन इसके अंदर B कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, देन इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है B2 कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ये B1 कॉम्प्लेक्स होता है, देन B2 एंड देन C1 कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस तरीके से जो है ये कॉम्प्लेक्स बनता है, C कॉम्प्लेक्स होता है ये। ठीक है, सो EAB1, EA देन B1, ये B1 है, B1 कॉम्प्लेक्स, B2 कॉम्प्लेक्स एंड C कॉम्प्लेक्स। अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है। देखो ये हमारा mRNA है, प्री mRNA। प्री mRNA के ऊपर जो ये हमारा A होता है ब्रांच पॉइंट, इसके पास ये एक BBP ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन इसके ऊपर अटैच्ड है। तो ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और एक ये होता है हमारे पास U2AF, एक ये फैक्टर होता है, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। U2AF यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड जो U1 होता है ना, U1 SNRNA, ये जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, सेकेंड कॉम्प्लेक्स, ये हमारा E कॉम्प्लेक्स अभी बना हुआ है कि ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन है, U2AF यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे क्या है, U1 जो SNRNA है वो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये पहला कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, सो ये जो U2AF होता है ये स्प्लाइसिंग फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो सेकेंड स्टेप इसमें आता है, जो A कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ये ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन है ना BBP, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन। एंड हमारा जो U2 SNRNA होता है वो आके यहाँ पे ब्रांच पॉइंट पे अटैच हो जाएगा। ब्रांच पॉइंट पे कौन बाइंड हो जाता है, U2, एंड यहाँ से ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन जो है यहाँ पे रिमूव हो गया एंड U2 SNRNA हो गया। एंड यहाँ पे ये यहाँ पे जो है हमारा क्या प्रेजेंट होता है, U1 जो है यहीं पे प्रेजेंट होता है। अभी यहाँ पे U1 प्रेजेंट होता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे। तो ये A कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर जब B1 कॉम्प्लेक्स आता है, B1 कॉम्प्लेक्स में हमारा ये जो फैक्टर होता है स्प्लाइसिंग फैक्टर U2AF, ये रिमूव हो जाता है। एंड यहाँ पे जो है हमारे पास ये पूरा SNRNP का कॉम्प्लेक्स आता है, SNRNAs का कॉम्प्लेक्स आता है U4, 5 एंड 6 का, क्योंकि U2 हमारा ब्रांच पॉइंट पे अटैच हो गया है, U1 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे है। ये 3 कॉम्प्लेक्स आते हैं, इसके बीच में आ जाते हैं ये U4, U5 एंड U6 SNRNAs जो है इन दोनों के यहाँ पे बीच में आके जो है बाइंड हो जाते हैं SNRNA। अब जो जैसे ये आके बाइंड होते हैं ना, तो जो डिस्टेंस होता है ब्रांच पॉइंट के बीच में और 5 प्राइम स्प्लाइस साइड के बीच में वो बहुत कम हो जाता है, डिस्टेंस इसमें कम हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ से U1 रिमूव होता है पहले, फिर U1 रिमूव होगा तो हमारा B2 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो U1 आया भी सबसे पहले था, ऑलरेडी था E कॉम्प्लेक्स पे, और U1 रिमूव भी सबसे पहले हुआ है। उसके बाद U4 रिमूव होता है यहाँ से। U4 रिमूव होते ही जो है यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन होती है हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ से U4 रिमूव होता है ना, तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे तब होती है ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा ब्रांच पॉइंट पे सेकेंड प्राइम पे OH होता
है कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे OH होता है, वो अटैक करता है 5' स्प्लाइस साइट पे, है ना, और वहाँ पे इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें हम स्प्लाइसोसोम का देख रहे हैं सिर्फ कि स्प्लाइसोसोम कैसे इन्वॉल्व है। तो U1 रिमूव हो गया, ठीक है। U1 के बाद हमारा जो है U4 रिमूव होता है एंड फर्स्ट रिएक्शन होती है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा U2, U5 एंड U6 जो है ये ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, mRNA पे। ये जो इंट्रॉन है ना इस पे अटैच्ड होते हैं। अब ये हमारा C कॉम्प्लेक्स बन चुका है लास्ट वाला। इसके बाद देखो जो इंट्रॉन है वो रिमूव हो जाता है लैरिएट फॉर्म में, और जो इंट्रॉन्स होते हैं ना इसके ऊपर कौन कौन से स्प्लाइसोसोम के जो SNRNAs होते हैं कौन कौन से लगे हुए होते हैं लैरिएट फॉर्म में, जो इंट्रॉन निकलता है उसके ऊपर 2, 5 एंड 6 होते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो 256 करके याद रख लो कि कौन कौन से SNRNAs अटैच होते हैं 2, 5 एंड 6 जब इंट्रॉन्स जो है वो लैरिएट फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है C कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हमने देख लिया E, A, B1, B2 एंड C कॉम्प्लेक्स कैसे ये स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड जो है हमारे स्प्लाइसिंग होती है mRNA की। जो GU, AG इंट्रॉन्स होते हैं वो स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग होती है। इनकी हेल्प से ही 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है एंड हमारा जो इंट्रॉन होता है वो लैरिएट फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि वही इंट्रॉन्स को रिमूव करना, और ये जो टाइप के इंट्रॉन्स होते हैं ना ये हमें RRNA में मिलते हैं। mRNA के अंदर हमने कवर कर लिया है कि कौन से इंट्रॉन्स होते हैं, GU, AG इंट्रॉन्स हैं, उनका रिमूवल जो है वो स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड होता है जिसमें ATP डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग RRNA के अंदर होता है, राइबोसोमल RRNA के अंदर ये इंट्रॉन्स मिलता है। देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है सेम बिल्कुल ऐसे ही है, बीच में जो है ये इंट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इस साइड भी एक्सॉन है, इस साइड भी एक्सॉन है। जैसे हमने उसमें देखा था ना 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, इसमें भी ऐसे ही होता है। लेकिन इसमें जो पहला अटैक होता है ना इस 5' स्प्लाइस साइट पे, इस वाली स्प्लाइस साइट पे जो अटैक होता है यानी कि एक एक्सॉन न्यूक्लियोटाइड के बीच में और इंट्रॉन के न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो अटैक होता है ना वो कौन कराता है, वो कराता है हमारे पास होता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड होता है हमारे पास, एक फ्री ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड होता है हमारे पास GTP ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड होता है यानी कि ये ग्वानिन हमारा बेस हो गया, शुगर हो गया एंड ये 3 फॉस्फेट इस पे अटैच्ड होते हैं। तो ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड का जो ये 3 कार्बन पे, शुगर के 3 कार्बन पे जो OH होता है ये अटैक करता है किस पे, इस वाली स्प्लाइस साइट पे, ठीक है। इस वाली स्प्लाइस साइट पे ये अटैक करता है, ये हमारी हो जाती है पहली ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इस वाले में कौन अटैक कर रहा है, GTP। हमें बाहर से एक फ्री ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, इसमें ये होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये जो 3' OH होता है ना फ्री ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड ये अटैक कर देता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये जो हमारा एक्सॉन है ना ये तो फ्री हो गया, इतना एक्सॉन फ्री हो गया एंड यहाँ से जो है ये ग्वानिन यहाँ पे ऐड हो जाता है, इस वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या लग गया है, ग्वानिन लग गया है। एंड उसके बाद ये जो फ्री हुआ है 3' OH इस वाले एक्सॉन पे, ये किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और ये सेकेंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है सेम उसी के जैसी। अगर आप देखो बस इसमें क्या है, उसमें हमारा जो ब्रांच पॉइंट होता है ना उसका सेकेंड कार्बन का OH अटैक करता है, इसमें फ्री ग्वानिन होता है वो अटैक करता है, बस इतना डिफरेंस है। ये हमारी सेकेंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, एक्सॉन अलग हो जाएंगे एंड ये जो इंट्रॉन हमारा रिमूव होता है ग्वानिन भी इस पे अटैच होता है एंड ये नॉन लैरिएट फॉर्म में होता है, ये याद रखना। उसके अंदर जो हमारा इंट्रॉन्स था वो ऐसी फॉर्म में हो रहा था, है ना, यहाँ पे हमारा ब्रांच पॉइंट था ऐसे, वो लैरिएट फॉर्म में होता है। इसमें जो है वो ऐसे होता है, सिंपल नॉन लैरिएट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है जिसमें 3' OH जो होता है एक्सॉन 1 का वो एक्सॉन 2 पे अटैक करता है एंड इनके बीच में 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। तो इसमें भी 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। चलो अब इसको जो है रिटर्न में भी पढ़ लेते हैं। इसमें कोई भी स्प्लाइसोसोम का रोल नहीं होता है, ATP का कोई रोल नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके अंदर जो है ना कुछ इंटरनल गाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं, IGS होती है। जो 5' एंड होता है ना वहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है IGS इंटरनल गाइड सीक्वेंस, जहाँ जिससे हमारा पता चल जाता है कि ये 5' स्प्लाइस साइट है। तो इसमें हमारी इंटरनल गाइड सीक्वेंस होती है। दूसरा हम देखते हैं कि जो इनिशिएटिंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो एक एक्सोजेनस GTP की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से एक GTP की ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ट्रांसएस्टरी
यहाँ पे भी दो ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस होती है। इंट्रॉन्स जो है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, यानी कि नॉन लैरिएट फॉर्म में। उसमें लैरिएट फॉर्म में रिमूव हो रहा है, उस फॉर्म को लैरिएट बोलते हैं, इसमें नॉन लैरिएट फॉर्म में रिमूव होता है। ये स्प्लाइसोसोम इंडिपेंडेंट होता है, इसमें स्प्लाइसोसोम की जरूरत नहीं होती, ना इसमें एटीपी की जरूरत होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना स्प्लाइसोसोम ना एटीपी की जरूरत होती है। एंड ये जो स्प्लाइसिंग होती है ना, इसमें डाइवेलेंट की जरूरत पड़ती है। डाइवेलेंट मेटल आयंस जो होते हैं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम, इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी कौन सी थी, ग्रुप 1 इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग थी। ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग जो कि किस में प्रेजेंट होती है, आरआरएनए में प्रेजेंट होती है। इसमें हमें स्प्लाइसोसोम एटीपी किसी की जरूरत नहीं है। बाहर से हमारा जो है एक जीटीपी आता है जो अटैक कराता है, एंड इसमें भी दो ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है ग्रुप 1 इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग। ठीक है, चलो अब हमारा लास्ट रह गया ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। ये किस में प्रेजेंट होता है, ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग ये ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होता है। वैसे ऑर्गेनल्स के अंदर ना, ऑर्गेनल्स के अंदर हम देख चुके हैं ग्रुप 1 भी प्रेजेंट होता है, ग्रुप 1 इंट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर ग्रुप 2 इंट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। तो ग्रुप 1 का तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमें बाहर से जीटीपी की जरूरत पड़ती है जो अटैक कराता है पहली ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ग्रुप 2 में देख लेते हैं कैसे होता है। देखो ग्रुप 2 में क्या होता है कि हमारे पास ये सेम वही स्ट्रक्चर है। देखो हमारे पास इंट्रॉन है, इसमें हमारे पास ये ब्रांच पॉइंट भी होता है, इंट्रॉन होता है एंड ये ए होता है हमारे पास। ये एक्सॉन 1 हो गया, एक्सॉन 2 हो गया। ये बिल्कुल सेम जो है स्प्लाइसोसोम वाले जैसा ही है, यानी कि जो ब्रांच पॉइंट होगा वो अटैक कराएगा यहाँ पे स्प्लाइस साइड पे। इसका 3' OH फिर यहाँ पे अटैक कराएगा, सेकेंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एक्सॉन बाहर आ जाएगा एंड इसमें जो होता है लैरिएट फॉर्म में बाहर आता है। सो ग्रुप 2 में हमारा कौन से फॉर्म में बाहर आ रहा है, लैरिएट फॉर्म में बाहर आ रहा है। इसमें भी हमें कोई स्प्लाइसोसोम नहीं चाहिए, कोई एटीपी नहीं चाहिए, सेल्फ स्प्लाइसिंग होता है ये। ठीक है, इसका जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, मतलब जो राइबोजाइम होता है, राइबोजाइम आरएनए, उसके पास अपनी खुद की कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, मतलब उसके पास खुद की कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। ऐसे ही ये वाले जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, इनके पास जो है खुद की कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो है ये राइबोजाइम की तरह काम करते हैं, जो कि कैटालिटिक आरएनए होता है। तो ये जो है सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से खुद ही अटैक कर लेते हैं। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, उसमें हमें बाहर से जीटीपी की जरूरत पड़ रही थी, इसमें उसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये इंट्रॉन्स जनरली ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनल के जीनोम में देखने को मिलेंगे, आर्कियोबैक्टीरियल जीनोम में। न्यूक्लियर जीनोम में ये एब्सेंट होते हैं। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। जनरली जो है ये फाउंड इन हाईली कंजर्व्ड जीन्स होते हैं, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का जीन हो गया, जो हाईली कंजर्व जीन है, मतलब जिनमें बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिले हैं अब तक। हाईली कंजर्व जीन जो होते हैं, जैसे रुबिस्को सब यूनिट हो गई, क्लोरोप्लास्ट, एंड जो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जीन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, इनके जो जीन्स होते हैं बहुत ही हाईली कंजर्व जीन्स में देखने को मिलता है। रुबिस्को सब यूनिट होती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। इन दिस स्प्लाइसिंग भी इसमें भी दो ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, तो सब में दो ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। देखो ये जो इंट्रॉन होता है ना, ये रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लैरिएंट स्ट्रक्चर, लैरिएट के फॉर्म में रिलीज होता है। डाइवेलेंट मेटल आयन होता है डिपेंडेंट, एंड स्प्लाइसोसोम पे ये भी डिपेंड नहीं करता, एटीपी पे भी डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। देखो जो GUAG इंट्रॉन्स होते हैं ना, ये हमने देखा ये किस में होते हैं, mRNA में होता है, ठीक है। ग्रुप 1 इंट्रॉन हमने देखा RRNA में होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनल में भी होते हैं, ठीक है, RRNA में होते हैं, ऑर्गेनल्स में भी होते हैं, और ग्रुप 2 इंट्रॉन भी ऑर्गेनल में भी होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनल्स में भी होते हैं। सो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स जो होते हैं ये RRNA में भी होते हैं, ऑर्गेनल्स में भी देखने को मिलते हैं। प्लस GUAG में हमें जो है स्प्लाइसोसोम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, स्प्लाइसोसोम की जरूरत पड़ती है, एटीपी डिपेंडेंट होता है ना, तो हमें इसमें स्प्लाइसोसोम की जरूरत पड़ती है ना इसमें एटीपी की, ना इसमें स्प्लाइसोसोम की ना इसमें एटीपी की। प्लस इसमें जो है हमें बाहर से एक जीटीपी की जरूरत पड़ती है जो एक ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराता है, इसमें भी जीटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें भी जीटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें भी हमारे पास 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, इसमें भी हमारे पास 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, इसमें भी हमारे पास 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। ये एकदम क्लियर है इनके बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। प्लस इन दोनों में हमें जो है कैटायन की भी जरूरत पड़ती है। ग्रुप 1 इंट्रॉन में हमें जो मेटल आयंस होते हैं, ठीक है, मेटल आयंस की हमको नीड होती है, एंड सेम इसमें भी हमको मेटल आयन की नीड होती है,
मेटल आयंस की नीड होती है सेम। ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। तो हमारे जो है तीनों में जो मेन डिफरेंस है वो पता चल गया कि किस में स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड होते हैं, GUAG होता है, mRNA में होता है, ATP की नीड होती है, 2 ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, मेटल आयन इसमें होता है। एंड एक और डिफरेंस था इनके बीच में, हाँ, इसमें जो इंट्रॉन होता है GUAG में वो लैरिएट फॉर्म में रिलीज होता है, ऐसी फॉर्म में रिलीज होता है लैरिएट फॉर्म में। ग्रुप 1 इंट्रॉन में अगर हम देखेंगे तो वो अपना सिंपल ऐसे फॉर्म में रिलीज होता है, उसमें यहाँ पे जो है G अटैच्ड होता है। एंड इसमें भी लैरिएट फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। इसमें भी कौन से फॉर्म में ले रही थी, तो लैरिएट फॉर्म में। एंड ये जो ग्रुप 2 इंट्रॉन है ना, ये किसकी तरह काम करता है, ये एक राइबोजाइम की तरह काम करता है। राइबोजाइम मतलब जो सेल्फ स्प्लाइसिंग कर सके, इसके पास अपना खुद का A ब्रांच पॉइंट होता है जो पहली ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कराता है। तो ये एक कॉमन डिफरेंस है इन तीनों इंट्रॉन्स के बीच में। एंड हमने इनकी तीनों की स्प्लाइसिंग भी देख ली है कि कैसे हम इनको रिमूव करते हैं प्री RNA के स्ट्रक्चर से, प्री mRNA से, प्री rRNA से, या जो ऑर्गेनल्स के RNA होते हैं, ठीक है, उनमें से हम इनको कैसे रिमूव करते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम एक और टर्म देखते हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होता है ना, कुछ प्री mRNA जो हमारा बनता है उसको हम स्प्लाइस कर सकते हैं एक से ज़्यादा तरीके से। मान लो कि ये हमारा प्री mRNA है, प्री mRNA के अंदर एक्सॉन भी होते हैं एंड ये इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन्स। जब हम स्प्लाइसिंग करते हैं, यानी कि जब हम इसमें से इंट्रॉन रिमूव करते हैं, तो देखो इसमें एक्सॉन 1 आया, एक्सॉन 2 आया, एक्सॉन 3 आया और इसमें एक्सॉन 5 आया। इस वाले में एक्सॉन 4 नहीं आ पाया है, ठीक है। इस तरीके से जब हम इसकी स्प्लाइसिंग इस तरीके से भी हो जाती है, यानी कि इसमें हमारा एक्सॉन 1 आ गया, एक्सॉन 2 आ गया, 3, 4 एंड 5, इसके अंदर ये सारे एक्सॉन्स आ गए, लेकिन इसके अंदर 5 नहीं आया। तो इस तरीके से ये हमारा mRNA बन जाता है, स्प्लाइस्ड mRNA, एंड ये भी हमारा क्या बन जाता है, स्प्लाइस्ड mRNA। दोनों mRNA बने, लेकिन दोनों में जो एक्सॉन के नंबर है उनमें क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर 4th वाला एक्सॉन नहीं आ पाया, मतलब इनमें एक प्री mRNA से 2 तरीके के mRNA जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अल्फा ट्रोपोनिन और बीटा ट्रोपोनिन जो होते हैं वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के रिजल्ट ही होते हैं। जो हमें अल्फा ट्रोपोनिन एंड बीटा ट्रोपोनिन जो मिलते हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। मतलब ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो होती है आइसोफॉर्म्स जनरेट कर देती है। सो दिस एनेबल अ जीन टू गिव राइज टू मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट एंड दीज अल्टरनेटिव प्रोडक्ट को हम आइसोफॉर्म बोलते हैं। तो इसी तरीके से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो है कैन बी द रिजल्ट ऑफ डेवलपिंग आइसोफॉर्म्स, ठीक है। तो एक प्री mRNA से हम जो है 2 mRNA डेवलप कर सकते हैं। आइए इसको हम और डिटेल में देखते हैं। देखो यही सेम चीज़ जो है बुक में हम देख सकते हैं कि जो अल्फा ट्रोपोनिन टी होता है एंड जो बीटा ट्रोपोनिन टी होता है, इनके जो mRNA आता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के बाद वो डिफरेंट आता है, ठीक है। तो इसलिए अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से भी जो है हम आइसोफॉर्म्स डेवलप कर सकते हैं। और एक प्री mRNA से 2 तरीके के mRNA जो है स्प्लाइस्ड mRNA हम डेवलप कर सकते हैं। एक ना हम इसमें एग्जांपल देखते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का। जो बेस्ट एग्जांपल होता है, एक रेगुलेटेड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो हम देखते हैं ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन में। जब हम ड्रोसोफिला का, हमें पता है कि ड्रोसोफिला में हम सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बाय सेट्स कितना है ऑटोजोम्स का। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड सेट्स ऑफ ऑटोजोम, और ये जो रेशियो की इन्फॉर्मेशन है ना, इसके अंदर 3 जीन इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है SXL जीन जिसको हम बोलते हैं सेक्स लीथल जीन। तो एक इस जीन का प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इस जीन का प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। एक TRA जीन होता है, TRA मतलब ट्रांसफॉर्मर जीन, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मर जीन, इसका प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। एंड एक होता है हमारा डबल सेक्स जीन, DSX जीन, इसका प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। तो यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना पूरी, ये जो इनकी रेशियो की इन्फॉर्मेशन होती है वो ये जीन के प्रोडक्ट कैरी करते हैं एंड तब डिटरमाइन होता है कि वो मेल है या फीमेल फ्लाई है। तो बेसिकली 3 जीन जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से जो है मेल और फीमेल का डिफरेंस आता है फ्लाई में, ड्रोसोफिला के अंदर, कि मेल है कि फीमेल है। आइए देखते हैं हम इसको डिटेल में। देखो ये हमारे पास हो गया मेल ड्रोसोफिला, फीमेल ड्रोसोफिला, ठीक है। मेल ड्रोसोफिला में X/A यानी कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड जो सेट्स होते हैं ऑटोसोम के, उनका रेशियो 0.5 आता है, तो हमारा मेल ड्रोसोफिला आता है। फीमेल ड्रोसोफिला बोलते हैं अगर इन दोनों का रेशियो 1 आ रहा हो। देखो जो सबसे पहला जीन होता है सेक्स लीथल जीन SXL, इसका जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो हमारा प्री mRNA बना, इसका प्री mRNA। अब जो स्प्लाइसिंग होती है ना इसके अंदर, जब मेल के अंदर स्प्लाइसिंग होती है तो इसके अंदर देखो नंबर ऑफ जो एक्सॉन्स है वो ज़्यादा है, इसके अंदर
थर्ड वाला एक्सॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एक्सॉन्स जो है वो ज़्यादा हैं। लेकिन फीमेल की जब स्पेसिफिक स्प्लाइसिंग होती है, फीमेल की जो स्प्लाइसिंग होती है ना वो स्पेसिफिक होती है, यानी कि इसमें ऐसा होना ही होना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 वाला जो होता है वो नहीं जाता है, जो 3 वाला एक्सॉन है वो नहीं जाता है, तो ये फिर डिफाइन हो जाता है कि हाँ ये फीमेल ड्रोसोफिला ही बनेगी। उसके बाद फीमेल के अंदर जो एसेक्सुअल प्रोटीन होता है, सेक्स लीथल प्रोटीन, ये फंक्शनल होता है, मेल के अंदर ये नॉन फंक्शनल होता है। फीमेल के अंदर ये चीज़ें स्पेसिफिकली हो रही हैं, मेल के अंदर डिफॉल्ट में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शनल एसेक्सुअल प्रोटीन बनता है ना, ये क्या होता है, ये एक स्प्लाइसिंग रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। देखो इसका एक काम तो होता है, एसेक्सुअल प्रोटीन का एक काम होता है कि ये अपने इसी वाले प्रोसेस को एक तो बार बार रेगुलरली जनरेट कराता रहता है कि हाँ फीमेल स्पेसिफिक स्प्लाइसिंग होती रहे एंड हमारा ये जो एक्सेल प्रोटीन है ये बार बार बनता रहे, मतलब एक फंक्शनल एसेक्सुअल प्रोटीन बनाता रहता है। दूसरा इसका काम होता है कि टीआरए प्रोटीन जो है ना वो बनाए, फंक्शनल टीआरए प्रोटीन बनाए। एक फंक्शनल एसेक्सुअल प्रोटीन का काम क्या है, फंक्शनल एसेक्सुअल बनाना, फंक्शन यही बनाए, अपना खुद का प्रोटीन बनाता रहे, एंड दूसरा टीआरए प्रोटीन जो है उसको फंक्शनल टीआरए प्रोटीन बनाए। तो सिमिलरली ऐसे ही जब टीआरए का जीन जाता है उसका भी प्री एमआरएनए बनता है, फिर उसकी भी फीमेल स्पेसिफिक स्प्लाइसिंग हो जाती है, ये एसेक्सुअल प्रोटीन इसकी भी स्प्लाइसिंग कराता है स्पेसिफिक, एंड फिर हमारे पास फंक्शनल टीआरए प्रोटीन आ जाता है इसी तरीके से। और इसमें ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट में चलती है, डिफ़ॉल्ट स्प्लाइसिंग होती है, तो हमारे पास जो टीआरए प्रोटीन आता है मेल के अंदर वो नॉन फंक्शनल होता है, फीमेल के अंदर फंक्शनल आ गया। फिर इसी हिसाब से सेम ऐसे डीएसएक्स जीन आता है लास्ट में, एसेक्सुअल से चल रहे थे फिर टीआरए आया, एंड डीएसएक्स जीन जो होता है इसके अंदर भी फीमेल स्पेसिफिक स्प्लाइसिंग हुई। जो एक्सॉन्स होते हैं देखो इनके नंबर डिफरेंट है, इसके अंदर एक्सॉन के नंबर ज़्यादा प्रेजेंट है, इसके अंदर कम है। एंड ये हमारा डीएसएक्स प्रोटीन आता है जिसके अंदर प्रोटीन कितने होते हैं 430 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होता है, एंड मेल के अंदर डीएसएक्स प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड होता है 550 होता है। तो इसलिए क्या होता है ना, ये इसलिए होता है, इससे डिफाइन हो जाता है कि हाँ ये मेल होगा एंड ये फीमेल होगा, इनका रेशियो इतना आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ही तो हो रही है, प्री एमआरएनए तो सेम ही है ना, टीआरए का प्री एमआरएनए, लेकिन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो रही है, दोनों में स्प्लाइसिंग अलग अलग होने की वजह से ये डिफाइन हो जाता है कि ये फीमेल ड्रोसोफिला है कि मेल ड्रोसोफिला है। तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में बेस्ट एग्जाम्पल हम यही पढ़ते हैं कि मेल और फीमेल ड्रोसोफिला का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, क्योंकि इसमें 3 जीन इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स लीथल जीन, ट्रांसफॉर्मर जीन एंड डबल सेक्स जीन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के बारे में।